हेलो मेरे प्यारे बंधु, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज से हम लोग एक नए शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग घटना चक्र घटना चक्र अतिरेक्तांक का जीएस पॉइंटर, जो जिसमें कि पूर्वावलोकन जो आप लोग पढ़ते हैं, सामान्य घटना चक्र जो कि बहुत ही फेमस बुक है, उसका सार दिया हुआ रहता है। जो हम लोग सामान्य घटना चक्र पढ़ते हैं उसमें मुख्य रूप से एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप से मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन रहते हैं, और उन्हीं सारे क्वेश्चनों को इसमें जीएस पॉइंटर में वन लाइनर के रूप में दिया जाता है, ताकि आप जो है एग्जाम के समय में बहुत ही अच्छे तरीके से और फास्ट रूप से रिवीजन कर सकें। तो आज जो है यही इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम जीएस पॉइंटर का रिवीजन करने का प्रारंभ कर रहे हैं। इस बुक में खास करके सिविल सर्विस से संबंधित जो एग्जाम है, जैसे आईएएस हुआ या फिर विभिन्न स्टेट पीसीएस हुआ, राजस्थान पीसीएस या एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस या बिहार बीपीएससी वगैरह, जितने भी एग्जाम है उन्हीं के सारे आए हुए एग्जाम में प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, वो सारे प्रश्न इसमें दिए हुए रहते हैं। तो आज हम लोग सामान्य भूगोल का, जिसमें खास तौर से भारत का भूगोल पहले पढ़ेंगे और बाद में विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। तो उसी सारे प्रश्नों को हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे। तो इसी का हम लोग शुरुआत करते हैं। और इसमें यदि आप जनरल एग्जाम से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो ग्रुप डी से लेकर आप ग्रुप ए तक का एग्जाम जो जीएस से संबंधित है वो दे रहे हो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, यूडीसी दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो, एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो, बिहार एसएससी दे रहे हो, या फिर अपना स्टेट का जो एग्जाम है जिसमें जीके आते हैं, वो सारे एग्जामों में ये वाला जो जीएस पॉइंटर है ये काफी उपयोगी है। और यही कारण है कि मैं आज इसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ताकि आपको एग्जाम में जल्दी से जल्दी रिवीजन हो सके और आपको काफी फायदा मिल सके। और एक बात कि यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला समय में अच्छा से अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा सके। ऑल नोटिफिकेशन पर भी बटन दबा दें, ताकि आपको सारे वीडियो समय से मिल सके। तो चलिए अब हम लोग इस नए वीडियो का प्रारंभ करते हैं, सामान्य भूगोल, जिसमें भारत का भूगोल प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत के भूगोल का सामान्य परिचय पढ़ते हैं। सामान्य परिचय के अंतर्गत पहला है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि भारत के क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रश्न आए हैं उसके बारे में। भारत के बारे में सही कथन है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। नंबर 2 में 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भारतवर्ष आकार यानी क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या 17.5% है, जनगणना 2011 के अनुसार। भारतवर्ष में गांवों की संख्या है लगभग 6,40,930, 6,40,930 2011 के अनुसार। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, अक्षांशीय विस्तार। भारत विस्तृत है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 6 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर जाती है कर्क रेखा। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश रेखा गुजरती है राजस्थान से। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला है जैसलमेर, जो कि राजस्थान में पड़ता है।
अब हम लोग पढ़ते हैं भारत एवं कर्क रेखा, यानी भारत और कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा इन राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्य से। कितने राज्य? 8 राज्य। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर कौन सा है? तो गांधीनगर। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है? कोलकाता। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट है कोलकाता। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है उत्तर में स्थित मणिपुर। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम कहाँ होगी? तो जून माह में इन शहरों में अधिकतम अवधि दिल्ली में होगी। अगला चौथा नंबर में अगला है मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? 2 घंटे का। यानी कि भारत के एकदम पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच का अंतर 2 घंटे समय का होता है। सत्य कथन है, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है। चेन्नई की तुलना बंगलोर की अवस्थिति अधिक दक्षिणावर्ती है। चेन्नई की तुलना में बंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणावर्ती है। रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम शहर कौन सा है? तो रीवा है। रीवा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय मान क्या होगा? 10:38 पूर्वाह्न। 10:38 पूर्वाह्न। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 14:30। 14:30। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है इलाहाबाद से। 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा गुजरती है इलाहाबाद से। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर पाया जाता है +5.5 घंटा का। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय होगा लगभग 7 बजे, क्योंकि 2 घंटा का अंतर होता है। अब हम लोग दूरस्थ बिंदु पढ़ते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। यानी सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गौर माता गुजरात में। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गौर माता गुजरात में। सीमावर्ती देश, अगला टॉपिक है सीमावर्ती देश। सत्य कथन है,
असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम जो है ये भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है मणिपुर। बांग्लादेश से नहीं मिलती है मणिपुर। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं लगती है मेघालय की। मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लगती है। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा म्यांमार से स्पर्श करती है। म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है असम की। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान एवं गुजरात। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है? बांग्लादेश की। भारत के साथ सबसे लंबे स्थलीय सीमा बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर। हम नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य है नागालैंड। यानी नागालैंड जो है वो बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ द्वारा। डुरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान से। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है परवर्ती सीमा का। सीमा रेखा एक उदाहरण है परवर्ती सीमा का। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जलडमरू मध्य द्वारा। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य है सिक्किम। तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं यानी बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य त्रिपुरा। बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा राज्य भारतीय राज्य त्रिपुरा। भौतिक विभाजन पढ़ते हैं। भौतिक विभाजन के अंतर्गत जो है सो भारत के प्राकृतिक प्रदेश पहला है। भौतिक विभाजन में पहला है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है उत्तर की तरफ। किधर सरका है? उत्तर की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुआं पाया जाता है। कहां? तराई क्षेत्र में। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक भौगोलिक प्रभाव है। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीतलहरों का अनुभव होता। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में सही है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन का पठार का ही विस्तारित भाग है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनति में हुई। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। सही सुमेलन है दक्कन ट्रैप, क्रीटेशियन आदि नूतन, पश्चिमी घाट, उत्तर नूतन, अरावली, प्री कैम्बियन, नर्मदा ताप्ती, अत्यंत नूतन, जलोढ़ निक्षेप
केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में। इसे केरल के धान का कटोरा कहते हैं। FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। स्थन ए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, कारण हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, कारण हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही पुष्टि करता है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी। बृहत हिमालय श्रेणी। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भावर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भावर। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक पहाड़ियां हिस्सा है हिमालय का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक यानी प्लायोसिन युग में। प्लायोसिन युग में शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर के मध्य। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई 850 से 1200 मीटर के मध्य है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद की स्थिति का। गिरिपद की स्थिति का उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियां हिस्सा नहीं है उत्तर प्रदेश का। हिमालय के तरुण बलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। हिमालय के तरुण बलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खड्ड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। ये है जम्मू कश्मीर का मानचित्र और 1, 2, 3, 4 से अंकित पर्वत श्रेणियां हैं क्रमशः काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। सबसे दक्षिण यानी दक्षिण से उत्तर यानी सबसे दक्षिण शिवालय और सबसे उत्तर महान हिमालय, बीच में लघु हिमालय। दक्षिण से उत्तर शिवालिक, हिमालय, शिवालिक, हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना। नवीनतम चट्टान प्रणाली गोंडवाना। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। दक्षिण से उत्तर यानी सबसे दक्षिण धौलाधर और सबसे उत्तर काराकोरम। धौलाधर, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। दक्षिण से उत्तर धौलाधर, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी है। उत्तर दिशा के ओर की क्रम वाली पर्वत श्रेणी यानी हिमालय के उत्तर की ओर वाली जो पर्वत श्रेणी है उसको क्रम में है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। यानी पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम सबसे पूरब कंचनजंगा, सबसे पश्चिम धौलागिरी। सबसे पूरब कंचनजंगा, सबसे पश्चिम धौलागिरी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कम होता है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। पहला, तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, तापमान में गिरावट,
वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनउपजाऊ होना। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो वनस्पति में परिवर्तन हो जाता है उसका कारण है पहला तापमान में गिरावट, दूसरा वर्षा में बदलाव, तीसरा मिट्टी का अनउपजाऊ होते जाना। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है पटकाई श्रेणियां हिमालय। पटकाई श्रेणियां हिमालय ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है त्रिपुरा। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है कौन? तो त्रिपुरा पटकाई नहीं है। बाकी नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये पटकाई पहाड़ियों में है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम पटकाई पहाड़ियों में है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में। कश्मीर घाटी स्थित है बृहत हिमालय व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य। अक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है। हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है 8,850 मीटर। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है 8,850 मीटर। ASL 8,848 मीटर। हिमालय पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। हिमालय पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। अब हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियां स्थित है राजस्थान में। अरावली श्रेणी कहाँ है? राजस्थान में। अरावली श्रेणियां यानी अरावली रेंज की अनुमानित आयु कितनी है? तो 570 मिलियन वर्ष। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है अरावली। अरावली रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम, यानी उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम। सबसे उत्तर में नल्लामलाई पहाड़ियां और सबसे दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियां। नल्लामलाई सबसे उत्तर, अन्नामलाई सबसे दक्षिण। नल्लामलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां। नल्लामलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर है नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में। नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नया 1505 मीटर ऊंचा पर्वत का खोज किया है और उस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है अजंता पर्वत श्रेणी, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र में विकसित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाता है सह्याद्री। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम। सतमाला पहाड़ियां दक्षिण से उत्तर, सबसे दक्षिण सतमाला पहाड़ियां, पीर पंजाल श्रेणी, नागा पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां, कार्डामम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर
करडामम पहाड़ी स्थित है। सेबराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियां और सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। पहाड़ियां और क्षेत्र, पहाड़ी और क्षेत्र का महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में है। महादेव पहाड़ियां मोसे मध्य भारत में है। मिकिर पहाड़ियां ये पूर्वोत्तर भारत में है। मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में है। महादेव पहाड़ियां भाग है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। रामगिरी की पहाड़ियां भाग है पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का। रामगिरी की पहाड़ियां पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का भाग है। अब हम लोग पर्वत चोटियों के बारे में पढ़ते हैं। चौथा नंबर में है पर्वत चोटियां। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो थी बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको तेबई। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय करने वाली पहली महिला पर्वतारोही संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू गॉडविन स्थित। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है नेपाल एवं सिक्किम में। नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। अरावली का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम। पूर्व से पश्चिम, सबसे पूर्व नमचा बरुआ, सबसे पश्चिम नंदा देवी। नमचा बरुआ, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। पूर्व से पश्चिम दिशा में नमचा बरुआ, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है गोसाई थान। गोसाई थान भारत में स्थित नहीं है। सम्मिलित है माउंट आबू, अरावली पहाड़ियां, माउंट आबू, अरावली पहाड़ियां, कोडाई कनाल, पालनी पहाड़ियां, कोडाई कनाल, पालनी पहाड़ियां, उटकमंड, नीलगिरी पहाड़ियां, उटकमंड, नीलगिरी पहाड़ियां, शिमला, शिमला धौलाधर श्रेणी, शिमला धौलाधर श्रेणी। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं घाटियां के बारे में। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? धौलाधर तथा पीर पंजाल, धौलाधर तथा पीर पंजाल। नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में, नेलांग उत्तराखंड राज्य में। सूची घाटी तथा राज्य। घाटी और मरखा घाटी जम्मू कश्मीर, जूकू घाटी नागालैंड, जूकू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, युथाक घाटी सिक्किम, युथाक घाटी सिक्किम। निम्नलिखित कथन सही है, निम्नलिखित कथन सही है। मौन घाटी या साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कडाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कडाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्धृत होती है। कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। अब हम लोग प्रमुख दर्रे के बारे में पढ़ते हैं। ला सेला दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश। पालघाट स्थित है, पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। भोरघाट स्थित है, भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड। लेह जाने का रास्ता है जोजिला दर्रा से, लेह जाने का रास्ता है जोजिला दर्रा से। नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया नाथुला दर्रा को। अब सुमेलित करते हैं पहाड़ी दर्रा और राज्य, पहाड़ी दर्रा और राज्य को सुमेलित। माना दर्रा उत्तराखंड, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, नाथुला दर्रा सिक्किम, नीति दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड। पर्वतीय दर्रा और राज्य का मिलान। बुमला पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बुमला पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश। जेलेपला दर्रा सिक्किम,
मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, माना दर्रा उत्तराखंड में, माना दर्रा उत्तराखंड में। ये दर्रों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है। पश्चिम से पूर्व यानी सबसे पश्चिम सिपकला, सबसे पश्चिम सिपकला और सबसे पूर्व में बोमडीला, बोमडीला, सिपकिला, लिपुलेख, नाथुला, बोमडीला, सिपकिला, लिपुलेख, नाथुला, बोमडीला। हिमरेखा एवं हिमनद पढ़ते हैं अब। हिमरेखा एवं हिमनद, हिमालय में हिमरेखा है 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में, 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में हिमालय में हिमरेखा है। सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन, सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित हिमनद है मिलाम हिमनद, मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। अगला टॉपिक पठार। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रीटेशियस युग में, क्रीटेशियस युग में। मेघालय का पठार है प्रायद्वीपीय खंड का, प्रायद्वीपीय खंड का। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए पहली जोइक महाकल्प में, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुई पहली पैलेयोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकीकरण के कारण। छोटा नागपुर पठार है एक अग्रगंभीर, एक अग्रगंभीर। अब नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार करना है। ये हमारा भारत का मानचित्र नक्शा में बना हुआ है जिसमें पूछा जा रहा है कि मानचित्र में ABCD द्वारा अंकित स्थान कौन सा है। तो ABCD द्वारा अंकित स्थान क्रमशः रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर, रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान और छोटा नागपुर पठार और वर्षा छाया क्षेत्र है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप का पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित पठार कौन सा है? मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित पठार मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। दंडकारण्य भारत में स्थित है मध्यवर्ती क्षेत्र में, मध्यवर्ती क्षेत्र में। अब हम लोग 9वां नंबर पढ़ते हैं तटीय भाग। यह भाग में सबसे पहला है भारत की तटरेखा के बारे में। भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई तट से। कहां से मापा जाता है? चेन्नई तट से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है लगभग 7500 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7500 किलोमीटर। भारत में सबसे अधिक लंबी समुद्री तट है गुजरात राज्य का। भारत में तटरेखा से लगे राज्य कितने हैं? 9। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था किसका? हिंद महासागर का। अब हम लोग बी नंबर में पश्चिमी तट के बारे में पढ़ते हैं। पश्चिमी तट। भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय शहर कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण, सबसे उत्तर जंजीरा, सबसे दक्षिण सिंधुदुर्ग, सबसे उत्तर जंजीरा, सबसे दक्षिण सिंधुदुर्ग। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग, जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस युक्ति में वर्णित स्थान कौन सा है? तमिलनाडु तट पर। वर्णित स्थान तमिलनाडु तट पर है। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस युक्ति में वर्णित स्थान है तमिलनाडु तट पर।
आगे है दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। ये मानचित्र आपको दिया गया है, इस मानचित्र को ध्यान पूर्वक देखना है। ये जो मानचित्र है इसमें पूछा जा रहा है, इस मानचित्र के बारे में पूछा जा रहा है। इस मानचित्र को ध्यान से देखें। ये मानचित्र में जो दर्शाया गया है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग द्योतित करते हैं, द्योतित करते हैं ये भाग, तटीय क्षेत्र पर के ये भाग द्योतित करते हैं अंतरजलीय उच्चावच रेखा को, अंतरजलीय उच्चावच रेखा को। जंजीरा, उडुपी, ओराविले तथा तूतीकोरन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर है जंजीरा और उडुपी। जंजीरा और उडुपी पश्चिमी तट पर स्थित शहर है। सुमेलित करना है, सूची में सागर पुलिन दिया हुआ है और राज्य दिए हुए हैं। जो सागर पुलिन है और राज्य है वो सागर पुलिन किस राज्य में है? तो दीघा सागर पुलिन पश्चिम बंगाल में। दीघा सागर पुलिन जो है ये है पश्चिम बंगाल में। गोपालपुर, गोपालपुर सागर पुलिन जो है ये कहां पर है? तो गोपालपुर सागर पुलिन है उड़ीसा में। कलांगुट सागर पुलिन गोवा में। मरीना सागर पुलिन तमिलनाडु में। तमिलनाडु वो आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य अवस्थित है कोरोमंडल तट। केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए मैं बस यहाँ ही अपने वीडियो को विराम देना चाहूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। और नेक्स्ट अब जो द्वीप समूह और इसके आगे वाले भारत के भूगोल से संबंधित जानकारियां हैं उसको मैं अगले क्लास में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम,